हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो काला जादूगर एक बड़े से ब्लैक ड्रैगन में बदल जाता है और लूफेंग से बोलता है, मेरे सामने थर थर कांपो बेकार से इंसान। वो काला ड्रैगन लूफेंग के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन लूफेंग टाइटन सेंटीपीड सील को बाहर निकालता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। काला ड्रैगन ऊपर आसमान में उड़ जाता है और लूफेंग से बोलता है, मेरे इंसाफ का सामना करो, और लूफेंग के ऊपर आग के गोलों की बरसात कर देता है। लूफेंग आग के गोलों से आराम से डॉज कर रहा होता है। ड्रैगन बोलता है, इस तरह से स्ट्रगल करने से तुम्हारी मौत और ज्यादा दर्दनाक होगी। तुम मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो बेकार से इंसान। लूफेंग अपने पास से पहले वाले उन्हीं इमोर्टल गार्ड्स को समन करता है और बोलता है, तुम गलत हो, तुमने अभी तक असली पावर को देखा ही नहीं कि असली पावर होती क्या है। लूफेंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है काले ड्रैगन को जान से मार देने के लिए। पहला गार्ड अपने धनुष कमान से उस ड्रैगन के ऊपर अपने तीर से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन उन सारे तीरों से आसानी से डॉज कर लेता है और उन गार्ड्स के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करता है। दूसरा गार्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर मिट्टी और सावर की बरसात कर देता है, जिससे ड्रैगन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके पंखों में भी छेद हो जाते हैं और ड्रैगन उड़ते हुए दूर चला जाता है और बोलता है, बेवकूफ इंसान, मैं इस डंजन का डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं तुम सभी लोगों को अपनी आग से राख में बदल दूंगा। ड्रैगन लूफेंग के गार्ड्स के ऊपर अपनी आग से अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक आग का बवंडर बन जाता है। सारे गार्ड्स आग के बवंडर से बचने के लिए आगे भागने लग जाते हैं, लेकिन एक गार्ड उस आग के बवंडर की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। तीसरा गार्ड भागते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है। ड्रैगन उस आते हुए भाले की तरफ देखता है और उसे डॉज कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, ये बिल्कुल बेकार था, ये तो मुझे छुआ ही नहीं। लेकिन लूफेंग अचानक से ड्रैगन के ऊपर स्नेक अटैक करते हुए बोलता है, किसने कहा कि मैंने मिस कर दिया। लूफेंग सीधा जंप करते हुए ड्रैगन के सर के ऊपर आ जाता है। ड्रैगन बोलता है, उसने वो जानबूझकर ऐसे फेंका था। लूफेंग अपनी तलवार को ड्रैगन के सर में घुसाते हुए बोलता है, अब वक्त आ गया कि ड्रैगन का स्लेइंग की जाए। लूफेंग अपने तलवार को ड्रैगन के सर के अंदर घुसा देता है और एटॉमिक स्लैश करता है। लूफेंग के स्लैश की वजह से ड्रैगन की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लग जाती है और ड्रैगन नीचे गिरने लग जाता है। ड्रैगन जैसे ही नीचे गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है और लूफेंग इसी तरह से फाइनल टेस्ट को भी पास कर लेता है। और लूफेंग ने यहाँ पर जितने भी हिडन क्लासेस होते हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया होता है। लूफेंग को रिवॉर्ड के तौर पर ये मिलता है कि लूफेंग किसी भी प्रोफेशन या क्लास के स्किल को सीख सकता है। काला ड्रैगन बोलता है, ये नामुमकिन है, मैं कैसे हार सकता हूँ। सफेद जादूगर बोलता है, इस दुनिया में कोई है जो कि चमत्कार कर सकता है। सफेद जादूगर लूफेंग से बोलता है, जंग में तुम उन हजारों लोगों में से एक हो जिसने इन सारे क्लासेस को पास कर लिया है और तुमने यहाँ के सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लूफेंग पूछता है, मेरा हिडन रिवॉर्ड कहाँ पर है। सफेद जादूगर बोलता है, देता हूँ, या परेशान क्यों हो रहे हो। लूफेंग को हिडन रिवॉर्ड के तौर पर एक एस रैंक का बैच मिला होता है। लूफेंग इस बैच का इस्तेमाल किसी भी फाइट में कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। लूफेंग उन सारे टारगेट्स को समन कर सकता है जिसने अभी इन क्लासेस में उसने हराया है, लेकिन लूफेंग इस बैच को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। लूफेंग उस बैच को तुरंत इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं इसको अभी इस्तेमाल करता हूँ, मैं उन सारे 100 लोगों को चूज करता हूँ जिनके साथ मैंने अभी फाइट की थी। और लूफेंग उस बैच को अपने मन के अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से लूफेंग को बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। लूफेंग को बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का ज्ञान मिल जाता है, जिस वजह से लूफेंग की सोल के अंदर कोई भी झांक नहीं सकता और न ही कोई इसका दिमाग पढ़ सकता है। लूफेंग बोलता है, आस्टिन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी की भी मेमोरी पढ़ सकता है, लेकिन मैं अब इन सभी चीजों से परे उठ चुका हूँ, मुझे इस बात की डरने की चिंता नहीं है। मुझे बस अब कैसे भी करके जल्दी ताकतवर बनना होगा और मैं आस्टिन को मार दूंगा। फिर उसके बाद अगला सीन लूफेंग के घर का होता है। अन्य के सेक्रेटरी लूफेंग को उसके घर पे छोड़ देती है और लूफेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, जब मैं तुम्हारे डायरेक्टर के साथ शादी कर लूंगा तब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। सेक्रेटरी अपने मन के अंदर सोचती है, डायरेक्टर के साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या ये सच में उनके साथ शादी कर पाएगा। लूफेंग वहाँ से जाते हुए सेक्रेटरी से बोलता है, और हाँ, जो मैंने ऑर्डर किया था प्लीज वो भिजवा देना और अपने डायरेक्टर से बोल देना कि वो इसका बिल भर दे। अगले सीन में लूफेंग अपने घर में बैठ के लंच को कर रहा होता, लेकिन तभी उसके पास ताओताओ का मैसेज आता है। ताओताओ बोलती है, तुमने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरी कैट प्रेग्नेंट हो चुकी है और मेरे आसपास के लोग मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं। लूफेंग अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि इस लड़की को होमवर्क करने की जरूरत है, इसीलिए मुझे मैसेज कर रही है। फिर उसके बाद लूफेंग ताओताओ से इसी तरह से और थोड़ी बहुत बातें करता है बस। फिर उसके बाद लूफेंग एक फोटो में देखते हुए बोलता है, बिग ब्रदर, हालांकि तुम डंजन के चलते मर गए हो, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुई है, लेकिन जो मैंने वादा तुमसे किया था मैं पक्का उसे पूरा करूंगा, मैं इस दुनिया के अंदर शांति जरूर लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद अगला सीन लंदन सिटी का होता है। लूफेंग अपने साथ जो न्यू शार्लेट को लेकर आया होता है लंदन में। शार्लेट बोलती है, वाह, मुझे तो मजा आ गया, ये मेरा पहली बार है जब मैं दूसरे देश आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी इंटरनेशनल गुंडी हूँ। जो लूफेंग से पूछता है, बॉस, हम सभी लोग लंदन क्यों आए हैं। लूफेंग बोलता है, ये बहुत जरूरी मैटर है, ये हम सभी हंटर्स के फ्यूचर और लंदन के फ्यूचर के लिए भी मैटर करता है। फिर उसके बाद चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और अगले चैप्टर में हम लोग एक बस को देखते हैं जिसके अंदर वो चारों होते हैं और सैलेड बोलती है, सॉरी, जन बोलता है, क्या मुझे कोई बताएगा भी कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। सैलेड बोलती है, जब हम लोग पहली बार लंदन पहुँचे तो फिर हम लोगों को इस बेकार से दिखने वाली बस में डाल दिया गया और ये बस देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी कैदी को जेल ले जाया जा रहा हो।
सैलेड पूछती है बॉस आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। लुफेंग बोलता है बिल्कुल हम लोग कुछ जरूरी काम करने जा रहे हैं। लुफेंग पूछता है आखिर हम लोग इस बस से कितनी दूर आ चुके हैं। सैलेड अपने फोन में देखते हुए बोलती है इस अजीब सी बस में आने के बाद सारे ट्रैकर और फॉलो करने वाले ऐप बंद हो चुके हैं और हमारी लोकेशन पता नहीं चल रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खुफिया जगह है और जानकारी की कमी होने की वजह से मैं ये भी नहीं बता सकती हूँ कि हम लोग पक्का कहाँ पर जा रहे हैं। लुफेंग बोलता है हम लोग किसी को गार्ड करने जा रहे हैं, हम लोगों को उसकी रक्षा करनी है। सैलेड बोलती है अब मुझे ये मत कहना कि वो कोई प्रधानमंत्री या फिर कुछ ऐसा। लुफेंग बोलता है वो जो कुछ भी है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा जरूरी है। उसका जिंदा रहना हम लोगों के जिंदा रहने और इस दुनिया के जिंदा रहने पर असर डालता है। जो सैलेड से बोलता है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सैलेड बोलती है मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि वो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मेरा बॉस ही सबसे ज्यादा जरूरी है और वही इस दुनिया को बचा सकता है। फिर उसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लुफेंग और वो चारों उस कार से बाहर निकलते हैं। तो सैलेड बोलते हैं वो लोग हमें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लुफेंग अपने चश्मा लगाता है और बोलता है बस अपना काम शुरू करो और किसी भी चीज पर ध्यान मत दो। वो चारों वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुंचना होता है, लेकिन उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जिनके अंदर से जबरदस्त किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। सैलेड बोलती अब ये लोग कौन है जिनके अंदर से इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा है। ये बोलती ये सारे लोग लाइट डिवोरिंग ग्रुप से है। लाइट डिवोरिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब खूनी लोग हैं और इनकी दुनिया में रैंक 10 है। इनकी ग्रुप के हर मेंबर ने अपनी स्किल को मास्टरी पर रखा है और इनकी सिक्योरिटी सर्विस बेस्ट में से बेस्ट है इस दुनिया के अंदर। वहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी होता है जिसका नाम स्काई सील ग्रुप होता है। जो उस ग्रुप को देखकर बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने स्काई सील ग्रुप को देखा है। इन लोगों के कैप्टन को गॉड ऑफ सील के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर वो बंदा आता है जिनको इन सभी लोगों ने यहाँ पर बुलाया होता है। वो बंदा यानी कि ऑर्गेनाइजर बोलता है आप लोगों का लंदन के अंदर स्वागत है। आप सभी लोग सिक्योरिटी के मामले में सुपर इलेक्ट्स में आते हैं और ये बड़े सम्मान की बात है कि आप सभी लोग हमारे टेस्ट के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं। सैलेड बोलते हैं हमारे पास काफी ज्यादा कमाल के हैं, वो किसी भी चीज में जा सकते हैं अगर वो चाहते हैं। ऑर्गेनाइजर एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है टेस्ट यहाँ से शुरू होगा, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। सामने की तरफ 3 दरवाजे होते हैं। ऑर्गेनाइजर बोलता है टेस्ट बड़ा ही सिंपल है, आप सभी लोगों को इन दिनों में से किसी एक दरवाजे से एग्जिट तक जाना है और जो सबसे पहले एग्जिट पॉइंट पर पहुंचेगा वो इस टेस्ट को पार कर लेगा। लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट है दरवाजे को चूज करने का और जो कोई भी 3 मिनट के अंदर किसी भी दरवाजे को चूज नहीं करता है उसे एलिमिनेट समझा जाएगा। लेकिन एक आखिरी चीज जो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये टेस्ट किसी की मौत का कारण में बन सकता है, इसीलिए सब कोई ध्यान से करना। 3 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। ऑर्गेनाइजर बोलता है आपका टेस्ट शुरू होता है और सभी को गुड लक। देर में से एक लड़का बोलता है कामडन शुरू हो चुका है लेकिन हमें किस दरवाजे से जाना चाहिए। लड़की बोलती है अगर हमने सही कैलकुलेशन नहीं किया तो फिर हमें आगे वाले राउंड में जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक लड़का डिवोरिंग लाइट ग्रुप को देखकर बोलता है मैंने सुना है कि डिवोरिंग लाइट ग्रुप में एक एक्सपर्ट है जो कि रास्तों को खोज सकता है, इसीलिए हमें उसी दरवाजे को चूज करना चाहिए जिसको ये लोग चूज करते हैं। डिवोरिंग ग्रुप का एक्सपर्ट एक पासे को उछालता है जिसमें एक पाव आता है तो वो बीच वाले रास्ते से जाने लग जाता है। वो लड़का जो भी पहले तारीफ कर रहा था वो चिल्लाते हुए बोलता है ये कौन सा तरीका है रास्ता चूज करने का। इसका एसीएल का कैप्टन ये तय करता है कि वो सभी 3 टुकड़ों में बट जाएंगे और तीनों दरवाजे में जाएंगे। इसका एसीएल गिल वो 3 टुकड़ों में बट जाते हैं और दरवाजे से जाने लग जाते हैं। लड़का बोलता है हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, नहीं तो हम सभी लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगले सीन में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है दरवाजे को क्लोज होने में। सैलेड पूछते हैं बॉस हम लोगों को कौन से दरवाजे से जाना चाहिए। लुफेंग बोलता है चलो पहले मैप को देखते हैं फिर उसके बाद चूज करते हैं। जिन पूछता है बॉस क्या ऑर्गेनाइजेशन हमें ये सब करने का मौका देगी। लुफेंग अपने पास से ऐसे कैमरा निकालते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं और उड़ सकते हैं। लुफेंग उन कैमरास को उन तीनों दरवाजों में भेजते हुए बोलता है मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। वो सारे उड़ने वाले कैमरा उन सारे दरवाजों में चले जाते हैं जिससे लुफेंग के सामने पूरा मैप ओपन हो जाता है। जुन और सैलेड उस मैप को देखकर बोलते हैं ये काफी तेज मूव कर रहा है और ये काफी बड़ा भी है। ये बोलते हैं ये सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये मैप काफी ज्यादा बड़ा है और लगातार मूव कर रहा है, इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं होगा इसे जल्दी पार करने का। लुफेंग उन लोगों से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैंने ऐसे मैप्स को हजारों बार पार किया है और अब मेरे पास मेरा खुद का मैप है और मैं ऐसे मैप्स को आंखें बंद करके भी पार कर सकता हूँ। सैलेड बोलते हैं हमारे पास लाजवाब है, जब तक मैं अपने बॉस को फॉलो करती हूँ मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो पूछते है डायरेक्टर क्या इसे चीटिंग नहीं समझा जाएगा। ऑर्गेनाइजर बोलता है यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इन लोगों का ग्रुप जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी एक्सपीरियंस नहीं है, शायद से ये लोग इस टेस्ट को मजेदार बना दे। अगला सीन दरवाजों के अंदर का होता है। स्काई सेल के ग्रुप के लोगों के हालत खराब हो चुके होते क्योंकि दरवाजों के अंदर बहुत अलग अलग तरह के ट्रैप्स होते हैं और उन ट्रैप से बचते बचते बेचारों की हालत खराब हो चुकी होती है। अगला सीन डिवोरिंग ग्रुप का होता है, लेकिन वो ग्रुप काफी ज्यादा तेज होता है। वो उन सारे ट्रैप से बचते हुए एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाता है। डिवोरिंग ग्रुप का एक्सपर्ट बोलता है हम लोग आखिर
आखिर का एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुँच गए, लेकिन ये मिनी गेम काफी ज्यादा मुश्किल था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। लड़की बोलती है मुझे इस तरह से चलने से नफरत है, लेकिन मैं अब ब्रेक ले सकती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है। लड़की के पीछे एक लड़का होता है जो कि बोलता है हम लोग आराम कर सकते हैं क्योंकि सेकंड दिन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 2 घंटे लगेंगे। लेकिन जब वो लोग कमरे में जाकर देखते हैं तब वहाँ पर लूफिंग की टीम बैठ के पत्ते खेल रही होती है, जिससे उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बोलते हैं ये लोग कैसे पहुँचे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप है जो हमसे ज्यादा तेज है। लड़की एक्सपर्ट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है बुड्ढे तूने तो कहा था सिर्फ भगवान ने यहाँ पर हमसे पहले पहुँच सकता है। लूफिंग पीछे मुड़कर बोलता है बिल्कुल मैं गॉड ही हूँ। अगले सीन में वहाँ पर बाकी बची टीम भी आ जाती है। ऑर्गेनाइजर बोलता है आप सभी लोगों को बधाई हो कि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड को पार कर लिया है और अब तक यहाँ पर से दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले वो टीम जाती है जो कि 10वें नंबर पर होती है और फिर उसके बाद इसी तरह से 9, 8, 7 तीसरे राउंड में वहाँ पर स्काई सील ग्रुप के लोग जाते हैं। जो उन लोगों को देखकर बोलता है बॉस ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 ही मिनट बचे हम लोगों का नंबर आने में। सालेट जिनको डराते हुए बोलती है ऐसा लगता है कि ये कोई डेड गेम है, जब पहले टीम मर जाती है तो दूसरी टीम को जाने की इजाजत मिल जाती है, जिससे उन काफी ज्यादा डर जाता है। लूफेंग जिनके सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे बोलता है तुम चिंता मत करो तुम लोग नहीं मरोगे। दिवावरिंग ग्रुप का एक्सपर्ट अयू के पास आता है और उससे बोलता है तुम 0 नंबर होला। अफवाह कहते हैं कि असैसिनेटर कभी भी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन फिर तुम्हें नजीब लोगों के साथ क्यों हो। हमारे गिल्ड ये चाहते हैं कि तुम हमारे गिल्ड को रिक्रूट कर लो। ये बोलती है ये मेरा काम है तुम्हें इससे क्या लेना देना। एक्सपर्ट बोलता है हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, इन अजीब लोगों के साथ रहने से तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन तभी लूफेंग बीच में आता है और एक्सपर्ट के हाथ पे हाथ मार के बोलता है बुरे आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे लोगों को मेरे सामने रिक्रूट करने की, क्या तुम्हें इज्जत नाम की चीज पता नहीं है। एक्सपर्ट बोलता है चीटिंग करके तुम पहले आ गए, अगर 0 तुम्हारे साथ रहे तो फिर वो आगे चल के डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। यू का यहाँ पर असैसिन नेम 0 है। लूफेंग बोलता चलो देखते हैं कि पहले कौन डिस्क्वालीफाइड होता है। थोड़ी देर में डिवावरिन टीम का नंबर आ जाता है सेकंड राउंड के जाने के लिए। डिवावरिन टीम का एक लड़का बोलता है तुम हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हो, शायद से तुम बढ़ना चाहते हो। लड़की बोलती इस टेस्ट के खत्म होने के बाद तुम लोग यहाँ पर और ज्यादा दिखोगे नहीं, बस इस टेस्ट को खत्म होने दो, हम लोग तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। यू अपना चेहरा लड़का के लूफेंग से बोलती है उन लोगों पर टारगेट मैं हूँ। लूफेंग यू से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, जो लोग मुझसे बदतमीजी करते हैं वो काफी ज्यादा बदकिस्मत होते हैं। अगले सीन में लूफेंग की बारी आ जाती है टेस्ट देने की। लूफेंग और उसकी टीम एक चैम्बर के अंदर बैठी होती है। सालेट बोलती है मैं सोच रही हूँ कि हमारा टेस्ट क्या होगा, लेकिन तभी वो चैम्बर जमीन के नीचे चला जाता है और उनके सामने एक लाइट सी आ जाती है। लाइट उन लोगों से बोलती है मैं वो टारगेट हूँ जिसको तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सालेट बोलती है क्या हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इस लाइट बॉल को। लाइट बॉल बोलती है मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ जिसको डेवलप किया गया है मेन टारगेट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, और मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ कि तुम लोग इस टेस्ट को पास करोगे या नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जो उस लाइट बॉल से पूछता है तो क्या तुम्हारी मेन बॉडी एक साइंटिस्ट की है। लाइट बॉल बोलता है मैं ये तुम्हें बताने की इजाजत नहीं रखता हूँ, न मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर चीजों को स्किप करता हूँ कि लूफेंग उस लाइट बॉल की मेन बॉडी यानी कि साइंटिस्ट को उसके दादा के बारे में काफी ज्यादा सीक्रेट बातें बताता है, इसीलिए स्किप करते हैं। लेकिन वो लाइट बॉल लूफेंग की सारी बातें सुनने के बाद भी लूफेंग को पास नहीं करता है, जिससे वो सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये साला हमें पास नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी देर में वो लाइट बॉल फिर से नॉर्मल हो जाता है और लूफेंग को पास कर देता है। लाइट बॉल लूफेंग से पूछता है तुम्हें एआई के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे है, और जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ पहले से ही प्लान था, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी मेन बॉडी भी रिएक्ट करने लगी। लूफेंग बोलता है मैंने कुछ सालों तक एआई के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है, भले मेरे पास कोई स्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस बात का दम रखता हूँ कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता हूँ, और मेरी नजरों में तुम बस एक बेकार से टूल हो जिसका सिर्फ ये काम है कि वो बस अपने खुद के गोल को अचीव करे, और तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे जो इंसान है उसके लिए बस उसके गोल ही मायने रखते हैं। लाइट बॉल लूफेंग से बोलता है मैं कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान को एनालाइज नहीं कर सकता हूँ। सालेट बोलते हैं बिल्कुल क्योंकि हमारे पास गॉड है, और फिर उसके बाद वहाँ पर गेट ओपन होता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लूफेंग दरवाजा खोल के अंदर आता है तो वहाँ पर वो सारे लोग होते हैं जिन्होंने सेकंड राउंड को पास कर लिया होता है। वो लोग लूफेंग को देखकर बोलते हैं इन जैसा आउटसाइडर इस मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकता है। दिवावरिन ग्रुप के लड़के बोलते हैं क्या तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, लेकिन इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लूफेंग उन लोगों को जाना लेकिन ये बोलता है कैसे हो भाई, हम लोग दोबारा मिल गए। ऑर्गेनाइजर बोलता है इन लोगों को खास तौर पर किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन काम के मामले में इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जाएगा और न ही इन्हें कोई चीज मिलेगी। लूफेंग चेयर के ऊपर बैठते हुए बोलता है मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना और पैसों और रिवॉर्ड को लेना बस ये वो चीजें हैं जो मुझे जानने की जरूरत है, बाकी मेरा किसी और चीज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लूफेंग ऑर्गेनाइजर से बोलता है मिशन के लिए इंट्रोडक्शन शुरू करो। ऑर्गेनाइजर बोलता है मैं मिशन को बस हल्का सा इंट्रोडक्शन
मिशन दूंगा। बॉडीगार्ड के मिशन के लिए तुम लोगों के पास 7 दिनों का टाइम होगा और इन 7 दिनों के अंदर तुम लोगों को ये पक्का करना होगा कि टारगेट की सेफ्टी रहे और वो लोकेशन होगी एशिया का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट। उन सभी लोगों को स्पेस क्राफ्ट से स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा होता है। लुफेंग अपनी टीम के साथ स्पेस क्राफ्ट में जा रहा होता है तो जुन उससे पूछता है, बॉस हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिले लेकिन हम लोग अभी तक अपने क्लाइंट से नहीं मिले हैं, इससे मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लुफेंग बोलता है, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि हमें बिना कुछ करे इतने ज्यादा पैसे मिल गए, इसलिए इस महंगे ट्रिप का मजा लो और कुछ भी मत सोचो। लुफेंग की टीम जब दरवाजे तक पहुंचती तो दरवाजे के पास एक सेक्सी एयर होस्टेस खड़ी होती है जो कि उन लोगों को ग्रीट करती है। साले लुफेंग से बोलता है, बॉस मुझे अभी पता चला यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी सुंदर लड़कियाँ हैं, इसीलिए मुझे पहले ही बता देना है जिससे हम लोग तैयार हो जाएंगे अपनी भाभीयों से मिलने के लिए। लुफेंग बोलता है, बिल्कुल। अगला सीन स्पेस क्राफ्ट के अंदर का होता है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर काफी ज्यादा जूस फैला होता है। सैलड बोलती है, ये स्पेस क्राफ्ट अंदर से एक सिटी की तरह लगता है, क्या सारे अमीर लोग इसी तरह से अपने पैसे खर्च करते हैं। जिन बोलता है, इस बात को मत भूलना कि हम लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हैं, लेकिन वैसे डिलीवरी टीम के सारे लोग कहाँ पर है। लुफेंग बोलता है, उन लोगों को वीआईपी टिकट्स मिले और हम लोग नॉर्मल क्लास से आए हैं, इसीलिए हम लोगों के बोर्डिंग सेंटर भी अलग अलग है। सैलड बोलते है, क्या वो लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को वीआईपी टिकट्स मिली, उन लोगों को नॉर्मल। लुफेंग बोलता है, इतनी ज्यादा चिंता मत करो, नॉर्मल क्लास के टिकट की कीमत भी $10 मिलियन है। जिसे सैलड हैरान होकर बोलती है, $10 मिलियन, अब तो मैं यहाँ पर पूरा फायदा उठाऊंगा और 7 दिनों तक आराम से रहूंगी, खाओ पीऊंगी और सो जाऊंगी। जन्यू से बोलता है, सिस्टर यू मुझे इस स्टेप की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आपको क्या लगता है क्या हम लोग कभी भी अपने क्लाइंट से मिल सकेंगे। ये बोलते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं बस लोगों को मारने में माहिर हूँ, तुम मुझसे वही पूछ सकते हो। जन बोलता है, इस बात की कोई भी गवाही नहीं है कि हमारे गिल्ड में कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है। अगला सिंह लूजो को बोलता है, लूजो प्रैक्टिस कर रहे होती है और तरीके से बोलती है, अगर तुम एक मर्द हो तो फिर तलवार उठाओ और मुझ पर अटैक करो। अगले सिंह आन्या का होता है। आन्या अपने सेक्रेटरी से बोलती है, उस लड़की की कंपनी अपने अंदर ले लो और उसे उसकी कंपनी से फायर कर दो और उसके साथ मेरे तलाक की तैयारी पहले ही कर दो। सेक्रेटरी बोलती है, बॉस उसने बस आपको हल्का सा छेड़ा था, क्या आपको सच में इधर लंबा जाने की जरूरत है। अगला सिंह हाइसेन का होता है। हाइसेन पिकनिक बनाने के लिए गोवा आए होते हैं और लुफेंग उन्हें बार बार काफी ज्यादा चीजें भेजता रहता है। अगला सिंह ताउताओ का होता है। ताउताओ ने अपने स्कूल का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया होता है जिसकी वजह से वो एग्जाम स्किप कर सकती है, लेकिन फिर ताउताओ बोलते हैं, लेकिन मैं अपना टाइम स्पेंड कैसे करूँ, मिस्टर झूठे तो स्पेस ट्रिप पर गए हैं, मैं किसके साथ खेलूंगी। अगले सिंह अर्थ के ऊपर स्पेस स्टेशन का होता है। लुफेंग और उसकी पूरी टीम जब अपने बोर्डिंग सेंटर आते हैं तब वहाँ पर सिर्फ एक कैप्सूल होते हैं जो कि उन सभी के लिए एक होते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट, जिससे सैलड हैरान होकर बोलते हैं, क्या हम लोग इस नॉर्मल क्लास में एक ही पब्लिक टॉयलेट को शेयर करते रहेंगे। जिन बोलता है, क्या हम लोगों के पास खुद के इंडिविजुअली रूम भी नहीं है। लुफेंग बोलता है, इसके ब्राइट साइड को देखो तो हम लोगों को कैसे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन यू शावर लेने के लिए अपने कपड़े उतारने लग जाती है। लुफेंग जिन की आंखों पर हाथ रख देता है। जिन पूछता है, बॉस आखिर हो क्या रहा है। लुफेंग बोलता है, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो ये सब चीजें देखने के लिए, पहले अपना पप्पू बड़ा करो। सैलड शर्माते हुए यू से पूछते, यू तुम अचानक से माहौल को गर्म क्यों करने लगी हो। यू बोलते है, मैं बस नहाने जा रहा हूँ। अगले सीन में यू बात ले रहे होते तो सैलड दरवाजे के सामने खड़ी होती है। सैलड यू से बोलती है, तुम्हें कम से कम विजिबिलिटी को सेट कर लेना चाहिए, जैसे कि कोई तुम्हें नहाते हुए देखे ना। यू बोलते, इससे मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सैलड बोलती है, मैं बस यही सोच रही हूँ, अगर ये रोबोट होती तो फिर क्या इसे कोई सबूत मिलता कि ये जिंदा है या नहीं। बॉस आप क्या सोचते हो। लेकिन जब सॉलिड पीछे पलट के देखते हैं तब वहाँ पर लुफेंग नहीं होता है। अगले सीन में हम लोग लुफेंग को देखते हैं जिसके हाथों में वही पहले वाली लाइट बॉल होती है। लाइट बॉल लुफेंग से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ। लुफेंग बोलता, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। लाइट बॉल बोलती, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाकी जो 2 टीमें हैं वो अभी उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारी टीम को तब तक बुलाया नहीं जाएगा जब तक उनमें से कोई एक टीम परेशान नहीं होती है या फिर वो अपना काम छोड़ नहीं देती है या फिर कोई ऐसा संकट नहीं आ जाता है कि जिससे वो दोनों टीमें संभाल नहीं सकती उस संकट को। लुफेंग बोलता है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, चलो एक डील करते हैं। लाइट बॉल बोलते, इंसानों के साथ डील करना काफी ज्यादा बोरिंग होता है। लुफेंग उस लाइट बॉल से बोलता है, सीधा आग में मत कूदो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उन सारे लोगों की जानकारी दे सकता हूँ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और तुम उसके साथ हर किसी के बैकग्राउंड के बारे में भी एनालाइज कर सकते हो और जब भी कोई बड़ा संकट आएगा तो फिर वो लोग इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और तुम्हारी रियल बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और लाइट बॉल लुफेंग से बोलते, तुमने तो स्काईनेट्स के इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लिया है। लुफेंग उस लाइट बॉल से बोलता है, अगर मुझे जरूरत हो तो फिर मैं तुम्हारे सिस्टम को भी हैक कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस दुनिया के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लुफेंग उस लाइट बॉल से पूछता है, तो फिर क्या हम लोग अपने दिल को पक्का करें। वो लाइट बॉल लुफेंग के दिल को मना नहीं कर पाते और उससे बोलते, 30 मिनट के अंदर आकर मेरी रियल बॉडी से मिलो। लुफेंग अपनी टीम को लेता है, उस रियल बॉडी से मिलने के लिए जाने लग जाता है। सेल पूछती है, बॉस अब पूरा दिन गैप थे लेकिन आप अचानक से और बोलते हैं कि हमें कहीं पर जाना है। लुफेंग को लोगों से बोलता है, मैं तुम लोगों को क्लाइंट से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अगले सीन में वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी रियल बॉडी होती है, लेकिन उसके
गेट के सामने स्काई सेल के लोग होते हैं जो कि इस गेट को गार्ड कर रहे होते हैं और वो लोग लुफेंग की टीम को अंदर जाने नहीं दे रहे होते हैं। सालेट उनसे बोलती है, ध्यान से सुनो, मेरे बॉस यहाँ के इंचार्ज है। लुफेंग उन दोनों से बोलता है, अपने सिस्टम में देखो, कैलेंडर चेंज हो गया होगा। वो दोनों अपने सिस्टम में देखते हैं, तब उन दोनों की गार्डिंग पोस्ट चेंज हो चुकी होती है। सालेट उन दोनों को धक्का देके वहाँ से हटा देती है और बोलती है, मेरे बॉस यहाँ के इंचार्ज, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लुफेंग जाके उस दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है तो वो दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर एक सच्ची सी लड़की होती है जो कि उन चारों से बोलती है, मैं तुम लोगों का इंतजार काफी देर से कर रही थी। वो साइंटिस्ट लुफेंग से बोलते हैं, तुम इतनी देर में आई जितना मैंने सोचा था। लुफेंग बोलता है, क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे? जनू साइंटिस्ट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं गॉड ऑफ एआई से मिल गया, एक लेजेंडरी प्रोग्रामर जो कि उतना जी सकते हैं जितना कि एआई जी सकता है। सालेट जुन के सर के ऊपर मारते और उससे बोलते, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमारे बॉस ही असली गॉड है, वो बस एक औरत है जो कि रोबोट से ज्यादा काम करती है। साइंटिस्ट उन दोनों के ऊपर चिल्ला के उन्हें चुप करा देती है और बोलती है, क्योंकि तुम मेरे दादाजी को जानते हो इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में भी पता होगा कि मैं उन लोगों के ऊपर रिसर्च करती हूँ जो कि आसान रास्ता चुनते हैं, और मैंने तुम्हें यहाँ पर आने का मौका सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि तुम मेरे दादाजी को जानते थे। लुफेंग बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मरने से पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँ। सैंडिस बोलती है, क्या तुम मेरे सपने के बारे में जानते हो? लुफेंग बोलता है, हाँ, जिस वजह से हम लोग अभी तक जिंदा है क्योंकि तुमने अभी तक शैडो एआई प्रोग्रामर 3.0 को पूरा नहीं किया है। सैंडिस बोलते हैं, बिल्कुल सही, इस दुनिया का अंत नजदीक है, लोगों का मानना तो एक नॉर्मल से बात हो चुकी है, लेकिन शैडो एआई 0.3 को पूरा होने से पहले मुझे जिंदा रहना होगा। सैंडिस लुफेंग को बताते हैं, शैडो एआई 3.0 आखिर है क्या? ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि इस पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता है और इसे मैंने और मेरे दादाजी ने एक साथ सोचा था। ये दुनिया इस टाइम बस समय से बाहर चल रही है, लेकिन सिर्फ यही एक सिस्टम है जो कि हम लोगों को बचा सकता है। लुफेंग साइंटिस्ट से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पर टारगेट कौन कर रहा है? साइंटिस्ट बोलते हैं, नहीं मुझे ये जानने की जरूरत है और न ही मेरे पास एनर्जी है ये सब जानने की। साइंटिस्ट बोलते हैं, या तो शैडोवर्ल्ड का खुद का सिस्टम हुआ या तो वो कंपटीटर जो कि मुझसे कॉम्पिट कर रहे हैं ये उनका कांड होगा। वो लोग भी खुद का शैडोवर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये शैडोवर्ल्ड एक एआई है, इसलिए काफी ज्यादा फायदेमंद प्रोजेक्ट है और मैं इसे खुद ओपन सोर्स से बनाऊंगी। खासतौर पर वो लोग जो कि खुद मेरे ही फील्ड से आते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि मैं मारी जाऊं। लुफेंग बोलता है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ जब तक तुम इस स्पेसशिप के अंदर हो कोई भी नहीं मरेगा और न ही तुम मरोगे। साइंटिस्ट लुफेंग से बोलती है, मैं इस बात को जानती हूँ, जैसे मैं स्पेस स्टेशन में पहुंची मैं अपनी चिंता छोड़ दी थी। साइंटिस्ट लुफेंग से बोलते हैं, मेरे दादाजी की रिक्वेस्ट को मानने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर उसके बाद लुफेंग अपनी टीम को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लुफेंग जब बाहर निकल रहा होता है तब वहाँ पर डिवोरिंग टीम के लीडर खड़े होते हैं जो कि लुफेंग से बोलते हैं, जैसे कि बेकार लोगों से उम्मीद थी, इन्हें जल्दी ही लात मार के बाहर निकाल दिया गया। पहले वाली लड़की लुफेंग से बोलती है, यही वो चीज है जो तुम्हें करनी चाहिए, जल्दी से घर जाओ, चुपचाप सो जाओ। लेकिन लुफेंग अपना उस लड़की के पिछौड़े के ऊपर थप्पड़ से मारता है जिससे वो लड़की शर्माने लग जाती है। वो लड़का लुफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, साले तुझसे किसने कहा ये करने के लिए? लुफेंग उस लड़के से बोलता है, हम लोग तो बेवकूफ लोग हैं, इसीलिए मैंने वही किया जो बेवकूफ लोग करते हैं। वो लड़की लुफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती, आज या तो तेरा हाथ या फिर तेरी जिंदगी यहीं पर चली जाएगी। लुफेंग पीछे मुड़कर बड़े स्टाइल से बोलता है, एक फेयर वार्निंग के चलते मैं तुम लोगों को बता दूं, जब भी कोई टीम गार्डिंग कर रही होगी उस टाइम पर कोई भी पार्टी एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकती, नहीं तो इससे हमारा मिशन टर्मिनेट हो जाएगा। डिवोरिंग टीम का एक्सपर्ट बोलता है, उन्हें जाने दो, शांत हो जाओ, जैसे ही ये खत्म होगा हम उनसे इस बात का बदला ले लेंगे। वो लड़का लुफेंग के टीम से बोलता है, सालो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। लेकिन सालेट उसे जाते हुए भी चिढ़ा के जाती है। वो लड़का उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम उसे डॉच नहीं कर सकती थी? वो लड़के बोलते हैं, मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं सके। डिवोरिंग टीम का एक्सपर्ट सीरियस होकर बोलता है, उन लोगों को फॉलो करो, वो कोई नॉर्मल पर्सन। यू लुफेंग से पूछती है, तुमने उस लड़की के ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी वाला ट्रैकर लगाया है ना? लुफेंग बोलता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ, हाँ मैंने उसके ऊपर लगाया है। ये पूछती है, तुम्हारा आगे करने का क्या प्लान है? लुफेंग बोलता है, कौन जानता है आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आगे चीजें और ज्यादा मजेदार हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले चलो चल के थोड़े से मजे करते हैं। फिर उसके बाद अगला सीन 3 दिनों बाद का होता है। ये अपने चैम्बर में बैठ के सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म चालू हो जाता है जिस वजह से स्पेस के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया होता है। वो सभी लोग एक साथ उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि स्पेस क्राफ्ट से कोई उल्का पिंड टकरा गया है। जिन बोलता है स्पेस क्राफ्ट का रास्ता हमेशा से सेफ रहा है और स्पेस क्राफ्ट का रेडार भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने उल्का पिंड के टकराने से 3 घंटे पहले इसके बारे में बता दिया होगा। लुफेंग अपने सिस्टम में चेक करके बोलता है, स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च होने से पहले रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और स्पेसशिप ने पहले बाहर की दुनिया से अपने सारे कॉन्टैक्ट को खो दिया है और मुझे लगता है कि ये स्पेसशिप जल्दी एक चैटिक सिचुएशन में बदल जाएगी। जुन चिल्लाकर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मन साइंटिस्ट को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? क्या वो सभी लोग पगला गए हैं जो कि एक पर्सन को मारने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? लुफेंग अपना कोट पहनते हुए बोलता है, उल्का पिंड के टकराना तो बस एक
शुरुआत है। फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग लड़ने वाले हैं। अगला सीन स्पेसशिप के बाहर का होता है, जहाँ पर स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हुई होती है। उसको ट्रेक करने के लिए कुछ लोग गए होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। उनके ऊपर अटैक करने वाला कोई स्पेस क्रिएचर होता है। उस स्पेस क्रिएचर के कोई आंखें और मुंह नहीं होते हैं। वो स्पेस क्रिएचर अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर बड़े से पने पने दांत होते हैं। अगले सीन में उस स्पेस क्रिएचर स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं और लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार रहे होते हैं। अगले सीन में स्पेसशिप के अंदर स्पेस गार्ड आ जाते हैं और उन क्रिएचर्स को मारने लग जाते हैं, उनके ऊपर शूट करके। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर डेवोरिंग टीम को देखते हैं। वो स्पेस गार्ड डेवोरिंग टीम के लीडर से बोलते हैं, यहाँ से चले जाओ, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट उन्हें देखते हुए स्माइल करता है और फिर उसके बाद डेवोरिंग टीम के लीडर उन स्पेस गार्ड को जान से मार देते हैं। डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट बोलता है, अब तक जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ प्लान के मुताबिक है, और जब ये स्पेसशिप एक बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब हमारे खिलाफ यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं बचेगा। डेवोरिंग टीम के सामने जो कुछ भी आता है वो उन सभी को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, चाहे वो क्रिएचर हो या फिर इंसान। डेवोरिंग टीम का लीडर उन सभी को मारते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट होती है। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो उसके साथ एक लेजर बीम बाहर निकलते हैं, जो कि एक बंदे के ऊपर लगते हैं और उसके सीने के आर पार हो जाते हैं। और दरवाजे के अंदर से लुफंग निकलता है और बोलता है, क्या कोई इंसिडेंट है, हम लोग दोबारा मिल गए। डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लुफंग उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे सारे मेंबर्स के ऊपर नजर रखी थी और तुम लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ ज्यादा ही पैसे ऊपर आए थे, इसीलिए मुझे तुम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो गया, इसीलिए मैंने तुम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए नैनो टैप्स का इस्तेमाल किया। डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट पूछता है, आखिर तुम हो कौन। लुफंग उससे बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोग सारा टाइम हिप्नोटाइज हुए हो। मैंने तुम लोगों को हिप्नोटाइज करके यहाँ पर लाया हूँ। नैनो स्पाई बोर्ड्स को एक्टिवेट करके मैं तुम लोगों को कभी भी हिप्नोटाइज कर सकता, तो मैंने वही किया। मैंने तुम लोगों को भी यकीन दिखाया कि तुम लोग एकदम सही रास्ते हो, जबकि लैब का रास्ता बाएं तरफ था। लुफंग चुटकी बजा के बोलता है, लेकिन अब तुम लोगों के जागने का टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद जुन अपनी नाइटमेयर फॉक्स को बाहर निकालता है और लोगों को अपने जवंजे में चकड़ लेता है। डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट बोलता है, ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मुझे खोलो और हमसे बात करो, हम तुम्हें समझा देंगे कि हमने क्या क्या किया है। डेवोरिंग टीम का एक्सपर्ट अपने अंदर सोचता है, जैसे हम लोग आजाद होंगे हम इन लोगों को मार देंगे। लुफंग सैलेड से बोलता है, इन लोगों को बड़े सम्मान से इनकी वही जगह पर पहुंचा दो जहाँ पर ये थे। सैलेड लुफंग से बोलते, क्या मुझे सच में ये करने की जरूरत है। लुफंग सैलेड से बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है, वो भी इन तरह के एपोनेंट्स के खिलाफ जिनके पास इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट है। सैलेड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के सर को ब्लास्ट कर देती है। लुफंग अपने टीम से बोलता है, अब यहाँ से चलो, हम लोगों को अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग स्पेसशिप के अंदर का सीन देखते हैं। उन सारे क्रिएचर ने सारे लोगों को मार दिया होता है, लेकिन स्काई गिल्ड के लोगों ने उस साइंटिस्ट को अभी भी बचा के रखा होता और वो सभी उस क्रिएचर से बच के छुप रहे होते हैं। लेकिन घंटे से उस साइंटिस्ट का पाए एक कोका कोला की कैन पर पड़ जाता है, जिससे आवाज हो जाती है। उस आवाज के चलते उस सारे क्रिएचर्स को उन लोगों के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो क्रिएचर्स उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्काई सेल के लोग अभी भी उस साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स स्काई सेल के लुआनों के ऊपर अटैक करके उन्हें भी जान से मार देते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो सीधा साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी यू अपनी एडब्ल्यूएम को बाहर निकालते उस क्रिएचर के ऊपर शूट कर देती है और उसके मुंह के बीच से फाड़ देती है। साइंटिस्ट उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो थकान के कारण नीचे गिर जाते हैं। सैलेड बोलती है, ऐसा लगता है कि हम लोग सही टाइम पर आ गए हैं। लेकिन तभी बहुत सारे क्रिएचर्स उन लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यू अपने पास से अपनी मशीन गन बाहर निकालते हैं और उन लोगों को भून के रख देती है। सैलेड अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अपने फिजिक्स चैम्बर में बंद कर देती है और जुन से बोलते, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ पर खतरा कुछ ज्यादा ही है। जुन उस साइंटिस्ट को एक स्पेसशिप के पास ले जाने लग जाता है। वो साइंटिस्ट जुन से पूछते, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। जुन बताता है कि लुफंग डेवोरिंग को मारने के बाद वो स्पेसशिप को रिपेयर करने चला गया था जो उन लोगों ने डिस्ट्रॉय की थी। साइंटिस्ट जुन से पूछते, क्या तुम्हारे बॉस को पक्का स्पेसशिप रिपेयर करना आती है। जुन बताता है, बॉस ने कहा था कि वो किसी भी चीज को आराम से ठीक कर सकते, ये स्पेसशिप तुमके लिए बाय हाथ का खेल है। जुन और वो साइंटिस्ट जैसे उस स्पेसशिप के पास पहुँचते तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएचर आ जाता है जो उस स्पेसशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। साइंटिस्ट उस क्रिएचर को देखकर बोलते हैं, ये उन सभी क्रिएचरों का बाप है जो कि इतना बड़ा है। जुन अपनी नाइटमेयर फॉक्स को बाहर निकालता है उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर जुन की नाइटमेयर फॉक्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पटक के पीछे फेंक देता है, जिससे जुन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर यू आ जाती है और उस क्रिएचर के ऊपर अपने मिनी गन से अटैक करने लग जाती है, लेकिन उस क्रिएचर की स्किन काफी ज्यादा मोटी होती है, इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। सैलेड भी यू की मदद करते हुए बोलते, इस क्रिएचर की स्किन काफी ज्यादा थिक है, इसीलिए इसके ऊपर गोलियों को कोई असर नहीं होगा, हमें अंदर से इसके ऊपर अटैक करना होगा। फिर उसके बाद सैलेड अपने उसी अटैक को दोबारा से यूज करते हुए उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करते जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर तभी अपनी एक दहाड़ मारता है जिससे उन लोगों के कान के पर्दे पड़ जाते हैं और उनके मुंह
से खून निकलने लग जाता है। फिर उसके बाद वो क्रिएचर जुनून, सैलेड और यू को अपनी ठूस में पकड़ लेता है और साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो क्रिएचर साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करके उसे जब से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लूफेंग आ जाता है, जो कि एक ही झटके में उस साइंटिस्ट और उन तीनों को बचा लेता है। जो लूफेंग से बोलता है, बस अब सब कुछ आप ही के ऊपर है, आप ही को इस पोस्टर को हराना है। लूफेंग साइंटिस्ट के सर को सहलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर उसके बाद लूफेंग उस क्रिएचर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उन चारों से बोलता है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लूफेंग अपने स्टील जायंट को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब तुम्हारे एक्शन करने का टाइम आ चुका है, मेरे इवॉल्व हुए स्टील जायंट। फिर उसके बाद लूफेंग अपने स्टील जायंट को वहाँ पर समन करता है और आप लोगों को याद होगा कि स्टील जायंट ने पहले आयरन हार्ट की चिप को निगल लिया था, इसीलिए इस स्टील जायंट के पास आयरन हार्ट की पावर है। अगले सीन में क्रिएचर दोबारा से दहाड़ना शुरू कर देता है। सैलेड अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेती है और बोलती है, जी क्रिएचर दोबारा से वही चीज कर रहा है, हर कोई अपने कानों के ऊपर हाथ रख लो। लूफेंग अपने स्टील जायंट से बोलता है, इसका मुंह बंद करो। स्टील जायंट आगे बढ़ के उस क्रिएचर के मुंह के ऊपर एक जोरदार भूसा मारता है और साथ ही साथ अपने आग वाले पंख का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर आग से अटैक करता है। और हमारे प्यारे स्टील जायंट के पास दो पंख है, पहला आग से बना है, दूसरा बर्फ से बना है। सैलेड स्टील जायंट को लड़ता हुआ देखकर बोलती है, बॉस अब तो काफी ज्यादा कूल हो। क्रिएचर स्टील जायंट के ऊपर अपने हाथों से अटैक करना शुरू कर देता है तो स्टील जायंट उस क्रिएचर के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। तब वो क्रिएचर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए स्टील जायंट को जगड़ना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा स्टील जायंट अपनी आइस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर की पूंछों को जमाना शुरू कर देता है। इससे उस क्रिएचर को काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद स्टील जायंट धीरे धीरे उस क्रिएचर की पूरी बॉडी को ही जमा देता है। लूफेंग स्टील जायंट से बोलता है, अब इसको दोबारा से स्पेस में फेंकने का मौका आ चुका है। स्टील जायंट उस क्रिएचर को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है और उसे उठाकर स्पेस के बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ लूफेंग स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम को कमांड दे देता है स्पेसशिप को दोबारा से ठीक करने के लिए और स्पेस क्राफ्ट का सिस्टम बहुत जल्दी स्पेसशिप को दोबारा से रिपेयर कर देता है। साइंटिस्ट लूफेंग की तरफ देखते हुए सोचते इसने सच में स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम को हैक कर लिया और उसे इस्तेमाल भी कर रहा है। लूफेंग साइंटिस्ट से बोलता है, भले इस स्पेस क्राफ्ट तो खुद का मेंटेनेंस सिस्टम है, लेकिन ये खुद से बड़ी इंजरी को ठीक नहीं करता, इसलिए इसे कमांड देने की जरूरत पड़ती है और न ही ये खुद को ऑटो पायलट कर सकता है। लूफेंग उस साइंटिस्ट से बोलता है, मैं स्पेस क्राफ्ट को खुद चलाऊंगा और तुम्हें मंगल ग्रह के स्पेस स्टेशन तक खुद छोड़ दूंगा, वो भी सुरक्षित। वो साइंटिस्ट लूफेंग से बोलती है कि बच्चा पैदा करने के अलावा क्या ऐसा कोई काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। साइंटिस्ट लूफेंग की तरफ देखकर सोचती है, मेरे दादाजी ने इसे कहाँ से ढूंढा है, इतना खतरनाक बंदे को। अगला सीन स्पेस के बाहर का होता है। हम लोग सूरज के पास आस्टन को देखते हैं। आस्टन किसी से बोलता है, मैंने तुम लोगों की पहले ही मदद कर दी थी उस उल्का पेन को स्पेस क्राफ्ट की तरफ भेज के। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, हाँ तुमने अपनी जॉब पूरी कर दी थी, इसलिए हम तुम्हें 1 मिलियन अवेकन पॉइंट भेज रहे हैं रिवॉर्ड के तौर पर। आस्टन उस बंदे से बोलता है, तुमने सही काम किया, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस न किए होते जो तुमने वादा किया था तो फिर से तुम्हारी तबाही होती। और फिर आस्टन उस सूरज के अंदर घुस जाता है। अगला सीन 3 दिनों बाद का होता है जब वो लोग मार्स स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मार्स स्पेस स्टेशन पर कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट को उसके नाम से बुलाते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम एलिस है, इसलिए अब से हम इसे एलिस बुलाएंगे। लूफेंग बोलता है, मैंने जैसा वादा किया था मैं उसे सही सलामत यहाँ पर ले आया हूँ, लेकिन शैडोवर्ल्ड एआई को बनाना अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसको इसे पूरा करना है। दूसरी तरफ हम लोग यू को देखते हैं जो कि मून की तरफ देखते हुए सोचते हैं, बहन मैंने इस बार कर दिया है, मैंने आखिरकार कुछ ऐसे साथियों को ढूंढ लिया जिनके ऊपर मैं भरोसा और उनके ऊपर अपना सारा काम सौंप सकती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि दीदी आप भी उनसे जरूर मिलेंगे। एलिस लूफेंग से हाथ मिला के उससे बोलती है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी इसे पूरा करने में और हम लोग एक साथ कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे आखिरी डंजन को रेड करने के लिए। फिर उसके बाद लूफेंग और एलिस की टीम दोनों वहाँ से अलग हो जाती है। सैलेड बोलती है, बॉस हमने आखिरकार अपने मिशन को पूरा कर लिया। जो लूफेंग से पूछता है, बॉस अब हम लोग आगे क्या करेंगे। लूफेंग उन लोगों से बोलता है, मेरा मिशन पूरा करवाने के लिए तुम लोगों का थैंक यू। और उसके अगले सीन में लूफेंग के पीछे बहुत सारे एयरहॉटर्स को देखते हैं और लूफेंग बोलता है, उन लोगों ने हमें वीआईपी क्लास में अपग्रेड कर दिया है और हमारे पास खुला छूट है कुछ भी करने के लिए, इसीलिए हम लोग पार्टी करेंगे। जो सैलेड और लूफेंग की तरफ देखकर सोचता है ये दोनों पक्का जोकर हैं। अगला सीन 10 दिनों बाद का होता है। लूफेंग अपने घर में होता है तब उसके पास एलिस का मैसेज आता है। एलिस मैसेज में लूफेंग को बताती है, शैडोवर्ल्ड की एआई की मदद से हमें पता चल गया है कि पहली डंजन कब बनेगी जो कि हमारे वर्ल्ड की पहली सिटी को निकल जाएगी। वो डंजन 1 हफ्ते में वहाँ पर अपियर होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसकी लोकेशन क्या है और मुझे जैसे ही पता चलेगा कि उसकी लोकेशन क्या है मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। लूफेंग मैसेज की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे पता था कि शैडोवर्ल्ड हमारी दुनिया को निगल जाएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा तेज हो रहा है जितना मैंने सोचा था। लूफेंग हमें बताता है जब शैडो गेट यहाँ पर दिखना शुरू हुए थे तब बहुत ज्यादा लोग पैदा
पैदा हुए थे जिनके पास ताकतें थी और ताकतवर बनने के लिए उन्हें शैडो गेट्स को रीड करने की जरूरत थी। और जैसा विधि का विधान है उसी तरह से शैडो वर्ल्ड के लोग भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे हमें मारने के लिए। वो सारे मोस्टर शैडो गेट के जरिए हमारी दुनिया में आएंगे हमें मारने के लिए और उन्हें जितना जल्दी हो सके हमारी दुनिया को खत्म करना होगा और इसी तरह से हमारी दुनिया का विनाश होगा। और इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। लूफेंग अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है जिन मोस्टर का मैं सामना आगे करूंगा वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे और इसीलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझे अपने डिफेंस को भी और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत सारे खजानों को पाना पड़ेगा जो कि मुझे शक्ति देंगे मेरे डिफेंस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि मेरे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद लूफेंग अपने सामने उसी तरह से शैडो वर्ल्ड को ओपन करता है जिस तरह से हम लोग गेम में किसी मैप को ओपन करते हैं और फिर लूफेंग उनमें से किसी एक डंजन को चूज कर लेता है। अगले सीन में हम लोग एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर डंजन गेट ओपन होने वाला होता है और तभी वहाँ पर अन्य आ जाते हैं अपनी रोल्स रॉयल्स लेकर। अन्य अपनी रोल्स रॉयल्स से बाहर निकलते और लूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम कब तक इसी तरह से इसमें सोते रहोगे, जल्दी से बाहर निकलो। लूफेंग आधी अधूरी नींद में बाहर निकल कर बोलता है क्या हम लोग पहुँच गए। कुछ लोग लूफेंग की तरफ देखकर सोचते हैं क्या यही वो लेजेंडरी बॉय है जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। मैंने सुना था कि ये पिछली बार हमारे गॉडेस के साथ डेट पर गया था और ये इस बार लेडी टाइकून के साथ मजे करने के लिए आया है। लूफेंग आसपास के लोगों की तरफ देखकर आन्या से पूछता है ये लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। आन्या लूफेंग से बोलते तुम ही वो वजह जिस वजह से ये हमारी तरफ देख रहे हैं। तुम मुझे अपने साथ खींचकर इस शैडो वर्ल्ड के अंदर ले जा रहे हो और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को कैंसिल करना पड़ा है। एक लड़का लूफेंग और आन्या की तरफ देखकर सोचता है मैंने सुना है कि इन लोगों ने ऐसा के डंजन को क्लियर किया है लेकिन ये लड़का तो बेफालतू है, इसका कोई भी काम नहीं, इसका लेवल भी कम है तो फिर वो लड़की जरूर कमाल की होगी। लेकिन ये लोग ए रैंक और डी रैंक के डंजन के अंदर क्यों जा रहे हैं। लड़के बोलते हैं भगवान जानते होंगे, लेकिन चलो डंजन शुरू हो रही है हमें अंदर जाना है। फिर उसके बाद डंजन गेट ओपन हो जाता और वो सभी लोग डंजन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। आन्या लूफेंग से बोलते मुझे लगता है कि डी रैंक के डंजन के अंदर तुम्हारे साथ जाना बोरिंग होगा, लेकिन तुम मुझे लगा था इसमें अपने साथ लेके क्यों जा रहे हो जो कि अपने काम की वजह से इतना ज्यादा बिजी है। लूफेंग आन्या से बोलता है लड़की चिल करो, किसी भी टाइम पे डंजन ये खतरनाक बन सकती है और तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा। लूफेंग आन्या को अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके बिजी रही होगी, इसीलिए चलो इसके अंदर चलते हैं और थोड़े से मजे करते हैं। अगला सीन डंजन के अंदर का होता है और इस डंजन की रैंक डी होती है और इस डंजन का नाम होता है एलियन रूइंस। अगले सीन में वो सभी लोग गेट से उस डंजन के अंदर आ जाते हैं। एक लड़की डंजन को देख कर बोलती है मैं जानती थी कि इस जगह का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन सामने की तरफ से जो तूफान आ रहा है उसे देख कर दिल दहल जाता है। फिर वो लड़की एक स्पेसशिप की तरफ इशारा करते हुए बोलती है हम सभी लोगों को कल शाम तक यहाँ पर छुपा रहना होगा, फिर उसके बाद कल शाम के सनलाइट से डंजन माउस खुद ही मारा जाएगा। फिर वो लड़की उन सभी लोगों से बोलती है अगर तुम लोग जिंदा रेत के तूफान में दफन नहीं होना चाहते हो तो फिर जल्दी से उस स्पेसशिप की तरफ चलो। फिर उसके बाद वो सभी लोग भागते हुए उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। आन्या लूफेंग से पूछते है क्या हम लोग उन्हें फॉलो करेंगे। लूफेंग बोलता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई दूसरी चीज है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उसे ढूंढ रहा हूँ। लूफेंग अपने पास एक फावड़ा बाहर निकालता है और आन्या से बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें इस रेत को खोदना है। लूफेंग आन्या से बोलता है मुझे मेरे दिमाग के साथ इस जगह के लोकेशन को अच्छे से कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लेवल वाला काम नहीं कर सकता हूँ और अगर तुमने इस काम में मेरी मदद की तो फिर मैं तुम्हें ए रैंक का हार्ट पोर्शन दूंगा, हार्ट ऑफ द फिस्ट किंग। आन्या शर्माते हुए पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे ढूंढ रही थी, तुमने मुझे दोबारा से धक्का दे दिया इसी काम को करवाने के लिए। अगले सीन में लूफेंग स्पेसशिप के ऊपर बड़े आराम से बैठे हुए लोकेशन को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ आन्या लूफेंग को गाली देते हुए लेबर की तरह सैंड को खोद रही होती है। लूफेंग आन्या से माइक्रोफोन के जरिए कहता है मैं अपने दिमाग के काम से कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और तुम फिजिक्स काम कर रहे हो, इसीलिए हम दोनों ही काम कर रहे हैं, इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो। आन्या लूफेंग से बोलते जितना ज्यादा मैं पैसा अपने जिम में इक्विपमेंट और अपनी बॉडी के ऊपर खर्च करती हूँ वो मैं इसलिए नहीं करती हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रेत को खुदाई कर सकूँ। और जब आन्या को कोई आवाज सुना देती है आन्या पलट के पीछे देखती है तो पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आन्या की तरफ आ रहे होते हैं। आन्या लूफेंग से पूछती है वो कौन सी चीज है। लूफेंग उसे बताता है कि वो रोबो ज़ॉम्बीज हैं। लूफेंग बताता है कि ये जगह हाई टेक्नोलॉजी में रहते थे लेकिन एक महान युद्ध के चलते ये जगह टुकड़ों में बदल गए और ये सारे लोग यहाँ के रहने वाले हैं जो कि म्यूटेशन के चलते इस तरह से बन गए हैं। अन्य बोलती है वो ज़ॉम्बीज मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं, क्या मुझे खोदने की जगह को बदल देना चाहिए। लूफेंग अन्य से बोलता है नहीं तुम खुदाई जरूर रखो, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफेंग के पीछे से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप सीधे जाकर उन ज़ॉम्बीज के सामने आ जाती है और उनके ऊपर शूट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अन्य उन ज़ॉम्बीज को भागते हुए देखकर लूफेंग से बोलती है तुम पहले यहाँ पर तैयारी के साथ आए अपने साथ इतने बेकार से टूल लेकर, और इस पॉइंट पर अगर तुम मुझसे ये भी कहोगे कि तुम फ्यूचर से आए हो तो फिर मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। लूफेंग अन्य से बोलता है खुदाई जारी रखो, बातों में अपना स्टेमिना वेस्ट मत करो। अगले सीन में अन्य की हालत खराब हो चुकी होती
बोलती है, इतनी ये तो खुदाई करते हुए। अन्य लूफेंग को गाली देते हुए बोलती है, साले कमीने, तू मुझसे कब तक इस तरह से तो खुदाई करवाने वाला है। लेकिन लूफेंग आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है तो अन्य बोलती है, कमीने क्या हुआ, तू भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और फिर अन्य बड़ी चिंता से लूफेंग का नाम देके उसे बुलाती है। तभी लूफेंग अन्य के सामने अचानक से आ जाता है और उससे बोलता है, जिस तरह से तुम मुझे बुला रहे हो ऐसा लगता है कि तुम बड़ी शिद्दत के साथ मुझे मिस कर रहे थे। अन्य लूफेंग से बोलती हो, तुमसे ठगी की चिंता किसे हो रही होगी, तुम जवाब नहीं दे रहे थे इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। लूफेंग अन्य से बोलता है, कुछ भी नहीं था, बस मैं सुसु करने चला गया था। इस वजह से अन्य छापाने लग जाती है और फिर लूफेंग अन्य से बोलता है, अब हम लोगों को अगली जगह जाना है खुदाई करने के लिए। अन्य लूफेंग से पूछती है, अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। लूफेंग बोलता है, वो जल्दी हमारे पास आ रहा है हमें लेने के लिए। और थोड़ी देर में लूफेंग के पास एक स्पेसशिप आके रुकती है। स्पेसशिप के साथ ही पीछे से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज उनकी तरफ गुर्राते हुए आ रहे होते हैं। अन्य घबरा के बोलते हैं, क्या तुम इन्हें भी अपने साथ लेकर आए हो। अगले दिन में वो स्पेसशिप अपने अंदर से आग निकालते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। वो ज़ॉम्बीज जैसे जैसे मरना शुरू कर देते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जब वहाँ से धुआं आता है तब डेजर्ट के अंदर से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बाहर निकलती है। अन्य उस स्पेसशिप को देखकर लूफेंग से पूछती है, क्या तुम जानते थे कि यहाँ पर इस रेगिस्तान के नीचे एक और स्पेसशिप छुपी हुई है। लूफेंग अन्य से बोलता है, जिस वजह से मैंने तुम्हें खोदने के लिए बोला था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे इस स्पेसशिप की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थे। अन्य और लूफेंग दोनों वहीं पर खड़े होते हैं लेकिन तभी वो जगह कांपना शुरू हो जाती है। अन्य अपने साइड में देखते है तो बहुत बड़ा रेत का तूफान आ रहा होता है जिसके अंदर एक शकल भी बनी होती है। अन्य लूफेंग से पूछती ये क्या चीज है। लूफेंग उसे बताता है कि ये फाइनल बॉस है जो कि हमें मारने के लिए आ रहा है। अन्य पूछते हम लोगों को क्या करना चाहिए। लूफेंग उसे बताता है कि हमें छुपना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अन्य और लूफेंग दोनों स्पेसशिप के ऊपर आ जाते हैं। अन्य पूछते हैं हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे। लूफेंग अपने पास से कुछ स्लाइड से निकालता है और उसे स्पेसशिप के ऊपर लगा देता है जिससे वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों स्पेसशिप के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों स्पेसशिप के अंदर कूदते हैं तब अन्य गलती से लूफेंग के ऊपर गिर जाते हैं। लूफेंग अन्य से बोलता है कि हम लोग ऊपर से नीचे गिरे और तुम्हारा कब तक प्लान है मेरे ऊपर इसी तरह से बैठे रहने का। अन्य लूफेंग के ऊपर से शर्माते हुए उठती और बाद में खांसते हुए लूफेंग से पूछते आखिर तुम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हो। लूफेंग बोलते हैं एक सेट ऑफ आर्मर एक्स लेवल का बैटल सूट। अन्य बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा हेवनली ग्रेड का वेपन है। लूफेंग अन्य को बताता है कॉमन नॉलेज से बहुत दूर यहाँ पर 3 तरह के डंजन होते हैं जो कि पहले कभी खत्म नहीं होते और दूसरी जो बार बार आते रहते हैं और तीसरे जो कि सिर्फ एक ही बार प्रकट होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक कॉजिस कॉन्सेंस है। यहाँ पर एक लिमिटेड डंजन होती है जो कि सिर्फ कुछ ही नंबरों में दिखाई देती है और जिस रेंज में अभी हम लोग हैं ये सिर्फ 3 बार ही प्रकट हुई है। ये 2 बार काफी टाइम पहले ही प्रकट हो चुकी थी और इस बार ये लास्ट होगा। लूफेंग अन्य को बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक फाइट हुई थी इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच। इंसान जो कि डिसएडवांटेज में थे उन्होंने अपने लिए जनरेशनल बैटल सूट बनाए इस उम्मीद में कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ इसके साथ फाइट कर सकेंगे। लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने जैसे उस बैटल सूट को पहन के वहाँ पर भेजा वो सारे बैटल सूट डिस्ट्रॉय हो गए और क्योंकि इंसान कभी भी मशीन को हरा नहीं सकते थे इसीलिए इंसानों के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें और लोगों ने वही किया और इसी तरह से उन लोगों ने इस पूरे डंजन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और खत्म कर दिया। और उसी तरह के बैटल सूट यहाँ पर दफन और सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि वो इस रेगिस्तान के समुद्र में कितने सालों तक दफन रहे हैं। फिर उसके बाद लूफेंग और अन्य वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बैटल सूट होता है। लूफेंग बोलता है वो देखो वो रहा बैटल सूट। अन्य लूफेंग से पूछते हैं क्या बैटल सूट इस तरह के होते हैं। लूफेंग बताता है ये बस उसके खुद का सिक्योरिटी सिस्टम है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इस क्यूब के सॉल्यूशन का पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद लूफेंग उस क्यूब को सॉल्व कर देता है तो वो क्यूब हवा में उड़ने लग जाता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं तो वो स्पेस से भी ऑन होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पूरी बैटल शिप एक तरह के पार्ट्स में अलग होके उस क्यूब के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो पूरी बैटल शिप एक बैटल सूट में बदल जाती है। अन्य हैरान होकर बोलते हैं क्या वो पूरी स्पेस शिप इस बैटल सूट का पार्ट थी। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि बैटल सूट की रैंक SSS है और इस बैटल सूट का नाम है वेंटरस जिसका हिंदी में नाम है दिलेर इसीलिए हम इसे दिलेर बोलेंगे। दिलेर बैटल सूट के पास 4 तरह के स्टेज हैं। पहले स्टेज में ये एक नॉर्मल बैटल सूट है। दूसरे स्टेज में ये एक बैग में बदल सकता है जिसमें तुम अपने कर्ज को घुमा सकते हो। तीसरी स्टेज में ये एक बैटल स्पेस में बदल जाएगा जिसका इस्तेमाल तुम वॉर में कर सकते हो। चौथी स्टेज तो कमाल की है। चौथे स्टेज में ये एक मेगा रोबोट बन जाएगा यानी कि बड़ा सा रोबोट। अन्य और लूफेंग दोनों उस बैटल सूट को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। अन्य लूफेंग से बोलती है ये बैटल सूट तो लाजवाब है इसीलिए तुम इसके ऊपर इतने ज्यादा हाथ पैर मार रहे थे ताकि ये तुम्हें मिल जाए। लूफेंग अन्य से बोलता है मुझे ये मिल तो गया लेकिन फिर भी ये यूजलेस है। इस बैटल सूट की पावर को अनलिश करने के लिए मुझे कोर की जरूरत होगी और वो कोर मुझे इस डंजन के फाइनल बॉस से मिलेगा। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि वो फाइनल बॉस खुद ही लूफेंग के पास आ गया होता है कोर देने के लिए। अन्य लूफेंग से घबराते हुए बोलती है ये बॉस तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। ये हमें हर जगह फॉलो कर रहा है और एक बार ये जिस भी रास्ते पर चल देता है ये इस रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेता है। अगर
अगर हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं तो हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। लूफेंग अपना कुछ काम करते हुए अन्य से बोलता है हमें इसकी जरूरत नहीं है। और हम लोग ऊपर आसमान में कुछ चमकता हुआ देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल सूरज होता है। लूफेंग अन्य से बोलता है ये एक सोलर फेरेंस है जो कि मैंने अपोलो शिप से चुराया था और इसकी एनर्जी एक सूरज के बराबर है। अन्य बोलती है तो तुम इसी वजह से इतने एकदम बिजी थे और तुम गायब हो गए थे। और हम लोग देखते हैं कि वो आर्टिफिशियल सूरज उस रेत के तूफान के अंदर जाने लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि शेल्टर के अंदर छुपे हुए होते हैं। उनकी बोलती आधी रात में सूरज कैसे निकल आया। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सूरज फाइनल बॉस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे लूफेंग के पास वो कोड आ जाता है जो लूफेंग को जरूरत होती है। लूफेंग उस कोड को उस बैटल सूट के अंदर लगा देता है जिस वजह से वो बैटल सूट ओपन हो जाता है और लूफेंग उसे पहन लेता है। अन्य लूफेंग से बोलते हैं तुम इसमें किसी तरह से कूल लग रहे हो। लूफेंग अपने बैटल सूट के सेकंड स्टेज का इस्तेमाल करते हुए अपने बैटल सूट को बैग में बदल लेता है और अन्य से बोलता है वो आर्टिफिशियल सूरज ब्लास्ट होने वाला है इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा और मुझे जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑपरेशन जो करने हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो आर्टिफिशियल सूरज ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है लेकिन तब तक लूफेंग और अन्य बाइक से वहाँ से निकल गए होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी अवेकनर्स को 1 मिनट के अंदर दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला सीन 1 हफ्ते बाद का होता है। हम लोग जायंट टावर को देखते हैं। जायंट टावर के अंदर मेडिकल एनिवर्सरी का कोई इवेंट हो रहा होता है। हम लोग उस इवेंट के अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि लूफेंग की छोटी बहन लुयो से बोलती है मैं एक मेडिकल फैमिली से आती हूँ लेकिन हालांकि मुझे किलो टिकटें लेने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है जब हम दोनों ही इस इवेंट के अंदर एक साथ हैं। लूफेंग की बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं तुम बिल्कुल सही हो। ये जगह हम जैसे लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो कि मेडिकल फील्ड से आते हैं। वो लड़की स्टेज की तरफ इशारा करते हुए लुयो से बोलते हैं वो देखो तुम्हारी आइडल अपना इंट्रोडक्शन देने वाली है। हम लोग स्टेज के ऊपर डॉक्टर बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है अपने मेडिकल फील्ड की वजह से। डॉक्टर बेथ मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा स्किल्ड है और उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है सर्जरी के लिए और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर लेक्चर भी देती हैं। लियो डॉक्टर बेथ की तरफ देखते हुए बोलती हैं ये वही पर्सन है जिसकी तरह मैं एक दिन बनना चाहती हूँ। ये मेरी देवी है और मैंने तो इनका अपने फोन में वॉलपेपर भी लगा के रखा है लेकिन ये दुखद बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अलाउ नहीं किया नहीं तो मैं इनकी एक फोटो ले लेती। वो लड़की लुयो को बताते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइस इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एल खुद आने वाले हैं इस इवेंट को ओपन करने के लिए। उन्होंने इससे पहले कभी भी मीडिया के सामने खुद को रिवील नहीं किया है। वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस को बैन कर दिया ताकि कोई भी उनकी फोटो न ले सके। लेकिन जो वीडियो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगी उसमें डॉक्टर लू के चेहरे को ब्लर कर दिया जाएगा। लियो बोलती है डॉक्टर एल तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। वो लड़की याओ को आगे बताते है कि तुम जानती हो कि केस सिटी के अंदर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हजारों लोगों को काफी ज्यादा चोटें आई थी लेकिन डॉक्टर लू ने एआई की मदद से काफी लोगों को एक साथ सर्जरी की और उनका ट्रीटमेंट कर दिया। और अगर डॉक्टर लू वहाँ पर नहीं होते तो फिर किसको पता होता कि उन लोगों के साथ क्या होता। डॉक्टर लू हाल ही में मेडिकल वर्ल्ड के अंदर आए और वो सिर्फ वही क्लासेस लेते हैं जिनके सर्जरी करना कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन थोड़े टाइम में उन्होंने अपना जलवा दिखा के अपने हाथों को भगवान के हाथों के बराबर कर दिया है। लेकिन डॉक्टर लू हमेशा कहते हैं कि उनका मेन प्रोफेशन एक डॉक्टर का नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। यो एक्साइटेड होकर बोलते हैं डॉक्टर एल भी मुझे पागल कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। वो लड़की यो से बोलते हैं लेकिन मेडिकल फील्ड में जाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है लेकिन तुम्हारा भाई तो बेरोजगार है उसके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है तो वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद कैसे करेगा। यह बोलती है मेरा भाई हाल ही में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो लड़की बोलती है मैं ये बात जानती हूँ लेकिन पार्ट टाइम जॉब करके उसे कितना पैसा मिल जाता होगा। वो लड़की बोलती है तुम्हारा भाई हमारे हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी के तौर पर काम क्यों नहीं करता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टेबल जॉब है और उसे काफी ज्यादा डिसेंट अमाउंट में पेमेंट भी मिलेगी। यह बोलते हैं मुझे अपने भाई से इसके बारे में एक साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लूफेंग आ जाता है और याओ से पूछता है तुम्हें मेरे साथ कौन सी बात डिस्कस करनी है मेरी बहन। वो लड़की पीछे मुड़कर लूफेंग को देखकर बोलती है हेलो लूफेंग यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो और जो कपड़े तुमने पहने वो पक्का इस इवेंट के किसी वर्कर के होंगे। लूफेंग उसे सीधा बोल देता है नहीं। वो लड़की लूफेंग से बोलती है नहीं नहीं ये ठीक है तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर लोगों को कम पैसे मिलते हैं उनकी जॉब के लिए इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है क्या तुम करना चाहोगे। लूफेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है नहीं शुक्रिया मैं तुम दोनों के साथ बातें करूंगा लेकिन मुझे अभी स्टेज पर जाने की जरूरत है कुछ कहने के लिए क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं इस इवेंट को ओपन करूँ। लूफेंग की बहन लूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है भाई हम लोगों की हद होती है कहीं तक जाने के लिए और ये जगह काफी ज्यादा लिमिटेड है इसीलिए इससे दूर रहो। वैसे भी ये जगह हम जैसे लोगों के लिए स्वर्ग की तरह है। वो लड़की बोलती है लूफेंग मेरे डैड के पास भी क्वालिफिकेशन नहीं यहाँ पर स्पीच देने के लिए लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम इस इवेंट के ओपनर हो। थोड़ी देर में वहाँ पर उस लड़की के फादर आ जाते हैं जो कि जैंग हॉस्पिटल के
डायरेक्टर होते हैं और वो अपने बेटे से पूछते हैं, तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? और इस लड़की का नाम टियान कियान है, इसलिए याद रखना क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। टियान अपने फादर से बोलती है, फादर मैं याहू के भाई को अपने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी टियान के फादर की नजर लूफेंग के ऊपर पड़ती है। तो फिर टियान के फादर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और लूफेंग से बोलते हैं, डॉक्टर एल आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया हूँ। टियान के फादर लूफेंग से बोलते हैं, डॉक्टर रू अगर आपने उस केस को नहीं लिया होता तो फिर हमारा सन मेडिकल ग्रुप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता, लेकिन आप उस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद वहाँ से तुरंत चले गए थे, इसीलिए मैं हमेशा से आपको थैंक यू कहना चाहता था। लूफेंग की सच्चाई जानकर टियान और याओ को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोनों एक साथ बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, डॉक्टर लू वो भी मेरा भाई। लूफेंग टियान के फादर से बोलता है, मैं बस उस केस के अंदर इंटरेस्टेड था और तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने पहले मेरी फीस को पे कर दिया था और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती या फिर कुछ भी हो जाता, क्योंकि उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे कि मैंने तुम्हारे सन फैमिली के ऊपर कोई एहसान किया हो, इसीलिए मेरे सामने घुटनों पर मत